नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने कोर डेटा में लेक्चर नंबर 19 यानी 90वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अपने बात कर रहे थे पैट्रोमाइजोन के एमोसेट लार्वा की, क्योंकि अपने देखा था कि पैट्रोमाइजोन और जो एमोसेट लार्वा है उसका जो मेटामॉर्फोसिस होता है तो कौन कौन से चेंजेस उसमें आते हैं, ये अपने कल उसमें डिस्कस किया था। तो उसके लिए आपको बताया था कि पैट्रोमाइजोन जो है इसमें जो है करैक्टर डिफरेंट प्रकार के होते हैं। उसके एमोसेट लार्वा में जो लक्षण होते हैं वो ब्रैकियोस्टोमा जैसे होते हैं। ये कल अपने बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब इसके हम बात करते हैं कि एमोसेट लार्वा का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो एमोसेट लार्वा जो है उसका एक बहुत ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो है एम्फियोक्सिस और पैट्रोमाइजोन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। एम्फियोक्सिस जो है वो एक जो सरल प्रकार का प्राणी होता है उसके लक्षण इसके एमोसेट लार्वा में पाए जाते हैं, जबकि पैट्रोमाइजोन जो है थोड़ा सा विकसित प्रकार का होता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो अब ये अपने एमोसेट लार्वा को क्या कहा जाता है कि साइक्लोस्टोमेटा और एम्फियोक्सिस दोनों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। यानी जो साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स जो है जिसके अंदर पैट्रोमाइजोन को रखा गया है, साइक्लोस्टोमा माउथ यानी जिनका मुख चक्रीय होता है या चूसक के आकार का मुख होता है उनको साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है। तो इसके अंदर हमने बात की थी एम्फियोक्सिस के करैक्टर पाए जाते हैं एमोसेट लार्वा में, और ये जब डेवलप होता है तो ये साइक्लोस्टोमेट प्राणी किसमें पैट्रोमाइजोन में डेवलप होता है, मेटामॉर्फोसिस करता है। तो इसलिए दोनों के बीच की योजक कड़ी इसको यानी कनेक्टिव माना गया है, इसको दोनों को जोड़ने वाला माना गया है। तो इस कारण से इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो बहुत अधिक हो जाता है। अब देखिएगा कि हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली इसमें से आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एमोसेट लार्वा। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है या एमोसेट लार्वा किसका है। तो एमोसेट लार्वा है तो पैट्रोमाइजोन का, परंतु इसकी जो ये कह सकते हैं कि जो सजातीयताएं होती हैं या जो ये कह सकते हैं कि जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा किससे मैच करते हैं, एम्फियोक्सिस या ब्रैकियोस्टोमा से मैच करते हैं। और फिर इसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये साइक्लोस्टोमेटा में चेंज होता है। तो दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको योजक कड़ी माना गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिमिलरिटी विथ एम्फियोक्सिस, यानी एम्फियोक्सिस से क्या इसकी क्या है समानताएं हैं, उसके हम थोड़ी इसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इस लार्वा का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एम्फियोक्सिस व साइक्लोस्टोमेटा के बीच की योजक कड़ी है कि योजक कड़ी होता है। तो इस कारण इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। और सबसे आदिम प्रकार का सरल कशेरुकी प्राणी होता है कौन, इसका एमोसेट ये लार्वा। और आदिम और सरल प्रकार का होने से इसका अध्ययन करने में क्या रहती है, ये सबसे सरल व आदिम प्राणी होता है जिससे कि इसका अध्ययन करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। या क्योंकि बॉडी जो कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सिंपल प्रकार की होती है, इसलिए अध्ययन करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो पहले अपने बात करेंगे इसकी जो है एम्फियोक्सिस से जो क्या है समानताएं, उसकी हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस के अंदर।
सिमिलरिटी विथ एम्फीओक्सिस, यानी एम्फीओक्सिस से समानताएं। तो दोनों, सबसे पहला यदि हम बात करें तो दोनों की देह बॉडी मछली समान होती है। क्या होती है? मछली समान होती है। तो दोनों की देह जो मछली समान होने के कारण क्या है, दोनों में ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्या है, सबसे बड़ी समानता है। उसके अलावा यदि हम बात करें माउथ के अगर भाग पर ओरल हुड व वेस्टिब्यूल यानी प्रघाण पाया जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एम्फिओक्सिस में हमने पढ़ा था कि इसमें जो है क्या प्रेजेंट रहता है, अगर सिरे पर जो है वो बक्कल सिरी से घिरा हुआ, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड में बक्कल सिरी होते हैं, और जो डोर्सोलैटरल स्किन होती है वो आगे की ओर प्रक्षेपित होती है, जिसके कारण ओरल हुड बनता है। तो सेम वैसी संरचना इसके अंदर पाई जाती है। और साथ में इसके अंदर वेस्टिब्यूल या प्रघाण नामक संरचना पाई जाती है। वेस्टिब्यूल या प्रघाण जो मुख के अंदर की ओर की संरचना होती है, तो वो भी इसके अंदर पाई जाती है, जो अपने यूँ कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी की समान क्या होती है, संरचना होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि दोनों में विलंब पाया जाता है, अब देखिएगा हमने बात की थी एम्फिओक्सिस में, तो एम्फिओक्सिस में भी विलंब प्रेजेंट था, और वहाँ पर हमने बात की थी कि जो विलंब होती है वहाँ पर वो विलर टेंटिकल से युक्त होती है। तो विलर टेंटिकल युक्त होने के कारण हमने देखा था कि उसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया भी पाए जाते, किसमें, एम्फिओक्सिस में, हमने वहाँ डिस्कस किया था। और विलंब एक पर्देनुमा संरचना होती है, उसके बीच में एक छिद्र भी पाया जाता है। अब होता क्या है कि विलंब, हमने बात की थी कि ये पेशीय संरचना होती है, जो कि एम्फिओक्सिस के अंदर जो जल बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल से जब फेरिंक्स में जाता है तो उस जल की मात्रा का नियमन भी किया जाता है। और हमने बात की थी जब जल को बाहर निकालना हो वापस मुख की सहायता से, तो वहाँ पर भी विलंब का योगदान होता है। ऐसा हमने एम्फिओक्सिस में पढ़ा था। सेम ऐसा ही यहाँ होता है हेमोसेट लार्वा में। हेमोसेट लार्वा में हमने देखा था कि इसके अंदर जो फेरिंक्स होती है वो आगे ओइसोफेगस से जुड़ी होती है। अब इसके अडल्ट स्टेज के अंदर तो क्या होता है कि जो श्वसन मार्ग और जो भोजन लेने का मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि इसके हेमोसेट लार्वा में यानी पेट्रोमाइजोन में जो है भोजन लेने का मार्ग और श्वसन के लिए जल का जो मार्ग है दोनों अलग अलग होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, हेमोसेट लार्वा के अंदर हमने बात की थी कि फेरिंक्स जो होती है वो थैलेनुमा नहीं होती है, बल्कि वो आगे की ओर किसमें खुलती है, ओइसोफेगस में खुलती है। तो ओइसोफेगस में खुलती है, तो जहाँ पर बक्कल कैविटी समाप्त होती है और फेरिंक्स स्टार्ट होती है वहाँ पर क्या पाई जाती है, विलंब होती है। हालांकि विलंब बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती है हेमोसेट लार्वा में, थोड़ी कम विकसित संरचना के रूप में पाई जाती है, परंतु प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर भी विलंब का वही काम है जो एम्फिओक्सिस में था। क्या काम है कि जो जल की मात्रा है उसका क्या किया जाता है, नियमन किया जाता है। क्योंकि मुख से जब जल प्रवेश करता है तो फेरिंक्स में आता है, और फेरिंक्स से वो गिल स्लिट से होकर के बाहर निकलता है, तो उस जल की मात्रा का नियमन यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, विलंब के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसके अंदर पृष्ठीय और पुच्छपंख एविचिन इनकंटिन्यूस डोर्सल एंड एनल फिन पाए जाते हैं। डोर्सल एंड एनल फिन प्रेजेंट होते हैं। तो कंटिन्यूस यानी इसके अंदर डोर्सल और जो अपने एनल फिन है वो दोनों क्या इसमें पाए जाते हैं। ये एम्फिओक्सिस में भी प्रेजेंट थे और यहाँ पर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हालांकि हेमोसेट लार्वा के अंदर जो डोर्सल फिन होता है वो लंबा होता है, वो दो भागों में डिवाइड नहीं होता। हालांकि अडल्ट के अंदर वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन। जबकि हेमोसेट लार्वा में क्या होता है, वो कंटिन्यूड होता है, और पीछे की ओर फिर क्या होता है, इसमें कोडल फिन पाया जाता है। तो ये भी दोनों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। उसके अलावा आहारनाल सीधी होती है,
आर्नाल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। आर्नाल क्या होती है? एकदम सीधी होती है और उसमें क्षेत्रों का विशेषीकरण अधिक नहीं होता है और इसमें क्षेत्रों का विशेषीकरण अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होता है। अब देखिएगा, हमने वहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा, तो यहाँ पर फेरिंक्स है, अलग दिखाई देती है। उसके अलावा फिर जो ओइसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, एनस है, और एनस से पहले रेक्टम में पाए तो जाते हैं, परंतु उनके आकार में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। आकार का मतलब ये नहीं है कि भी कोई ओइसोफेगस थैलीनुमा संरचना है, इंटेस्टाइन कोई कम व्यास वाली नलिका, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें चाहे ओइसोफेगस हो, चाहे बक्कल कैविटी हो, यानी बक्कल कैविटी हो, चाहे ओइसोफेगस हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे रेक्टम हो, वहाँ तक का जो एरिया है वो कोई बहुत ज़्यादा विशेषता लिए हुए नहीं होता है, बल्कि शेप और साइज में लगभग क्या होता है, इसमें समान होता है, इसलिए क्षेत्रों का विशेषीकरण अधिक नहीं होता है। उसके अलावा इसमें आहार पथ सीलिएटेड होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है? इसमें सीलिएटेड होता है। अब सीलिएटेड जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर ही कि जो पैट्रोमाइजोन है वो तो क्या होता है कि रुधिरधारी जंतु होता है, परजीवी रूप में बड़े जंतुओं के ऊपर, बड़ी मछलियों पर पाया जाता है, चिपका हुआ। और जो ये एमोसिएट लार्वा होता है पैट्रोमाइजोन का, ये एम्फियोक्सिस की तरह सीलिएटेड होता है, यानी फिल्टर फीडर होता है। और फिल्टर फीडर बात जब भी कोई एनिमल की बात आती है तो वहाँ पर हम सीलिया का जिक्र करते ही करते हैं, क्योंकि फिल्टर फीडर एनिमल्स के अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो है सीलिया वो पाए जाते हैं। तो इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो सीलिएटेड होता है, ताकि जल का एक निश्चित प्रभाव न रहे। अब देखिएगा, सीलिएटेड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने बात की थी एमोसिएट जो लार्वा होता है, उस एमोसिएट लार्वा के अंदर क्या है कि जो एंडोस्टाइल वो पाई जाती है। और एंडोस्टाइल का मतलब क्या होता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाहे हर्डमानिया हो, चाहे एम्फियोक्सिस हो, वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो एंडोस्टाइल है वो क्या होती है कि फर्श भाग पर सीलिया की कतार होती है और साथ में वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो फेरिंक्स के फर्श भाग में पाई जाने वाली सीलिया की कतार, रो ऑफ सीलिया, और साथ में जो है क्या होते हैं उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो वो ट्रैक क्या कहलाता है? एंडोस्टाइल कहलाता है। तो एंडोस्टाइल एम्फियोक्सिस में भी प्रेजेंट थी और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। और काम भी मैंने बताया हुआ है कि जो भोजन के कण बिखर जाते हैं किसमें, इसमें फेरिंक्स में, उन भोजन के कणों को वो सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट इस प्रकार से करते हैं कि एक तो वो किधर खिसक जाए, ओइसोफेगस की ओर खिसक जाए, दूसरा जो म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है वो म्यूकस ग्लैंड भी क्या करती हैं कि भोजन के उन कणों को आपस में मिलाकर एक गठनुमा संरचनाएं बना देती है। तो वो सारे के सारे काम कौन करती है इसके अंदर? ये सीलिया। और सीलिया जैसे एंडोस्टाइल के रूप में हमने एक अच्छा एग्जाम्पल इसके अंदर देखा है। उसके अलावा जो है फेरिंक्स में एंडोस्टाइल है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव है, एपीफेरेंजियल ग्रूव है, ये सब क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फेरिंक्स में एंडोस्टाइल, पेरीफेरेंजियल ग्रूव, एपीफेरेंजियल ग्रूव, पाई जाती है। तो देखिएगा, ये बात भी अपने एम्फियोक्सिस में पढ़ी थी कि एम्फियोक्सिस के अंदर और हर्डमानिया के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एंडोस्टाइल पाई जाती है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव पाई जाती है, एपीफेरेंजियल ग्रूव क्या होती है इसमें पाई जाती है। अब देखिएगा, ये जो एंडोस्टाइल जिसको हमने बात करी ली, क्या होती है एंडोस्टाइल? क्या होती है? सॉरी। तो फेरिंक्स में एंडोस्टाइल को हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट भाग के अंदर पाई जाने वाली सीलिया और म्यूकस ग्लैंड का जो मतलब बना हुआ भाग
एंडोस्टाइल कहलाता है, जो कि भोजन को जो सीलिया भोजन के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं ओइसोफेगस की ओर खिसकाने में। पेरीफेरेंजियल गुरु, फेरिंक्स के चारों ओर जो ग्रू पाई जाती है उसको हमने पेरीफेरेंजियल गुरु नाम दिया है। इसमें भी सीलिया लगे होते हैं। एपीफेरेंजियल गुरु, एपी का मतलब होता है ऊपर, जिसको अधिघर्षणी बोलते हैं, इसको तो कहते हैं अधिघर्षणी खांच, अधिघर्षणी खांच। इसको कहते हैं परिघर्षणी खांच, हिंदी में यदि हम बात करें परिघर्षणी खांच। तो परिघर्षणी, घर्षणी के चारों ओर जो पाई जाती है वो खांच क्या कहलाती है? परिघर्षणी खांच कहलाती है। अधिघर्षणी खांच जो कि किसके ऊपर पाई जाती है? घर्षणी के ऊपर की ओर पाई जाती है, उसको अधिघर्षणी खांच कहते हैं। तो परिघर्षणी और अधिघर्षणी दोनों खांचें इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा इन खांचों का क्या योगदान होता है। इन दोनों ही खांचों की यदि हम बात करें तो दोनों ही खांचों के अंदर क्या है कि जो सीलिया वो लगे रहते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि ये सीलिएटेड एनिमल होता है या एक फिल्टर फीडर एनिमल होता है। सीलिएटेड या फिल्टर फीडर एनिमल होने का मतलब क्या होते हैं कि इसके अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स पाए जाते हैं उन ग्रुप्स के अंदर क्या लगे होते हैं? सीलिया लगे होते हैं। तो एम्फियोक्सिस के अंदर भी हमने ये बात की थी, जैसे ये बात करें ना इस तरह से होती है, जैसे ये फेरिंक्स हमने मान लेते हैं इस तरह से, ये आगे ये फेरिंक्स वाला भाग हो गया, इसमें गिल स्लिट्स हो गए, ये क्या है इसमें गिल स्लिट्स हो गए, ये गया। तो जो पेरीफेरेंजियल गुरु होती है परिघर्षणी खांच, घर्षणी के चारों ओर खास कर ये इस एरिया के अंदर पाई जाती है। स्टार्टिंग वाला एरिया, यहाँ पर जो खांच होती है उसको पेरीफेरेंजियल गुरु कहते हैं, यहाँ पर जो खांच होती है उसको क्या कहते हैं? एपीफेरेंजियल गुरु। ये होगी पेरीफेरेंजियल गुरु। तो ये दोनों ग्रुप आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लगे होते हैं? सीलिया ही इसमें लगे होते हैं। तो ये एंडोस्टाइल जो होती है वो यहाँ होती है, इस जगह। ये एरिया कौन सा आता है? एंडोस्टाइल का। तो एंडोस्टाइल इस एरिया के अंदर होती है। तो ये जो होते हैं फेरिंक्स के अंदर, ये एम्फियोक्सिस में पाए जाते हैं और साथ में किसमें पाए जाते हैं? इस एमोसेट लार्वा में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि नेक्स्ट सिमिलरिटीज होगी किसके साथ है? एम्फियोक्सिस का साथ। तो इतनी सिमिलरिटी होने के कारण जो है वो समानता किसके साथ दर्शा रही है? एम्फियोक्सिस के साथ। अब हम बात करेंगे कि पेट्रोमाइजोन से इसकी क्या डिसिमिलरिटीज हैं, यानी पेट्रोमाइजोन से देखो, चूंकि पेट्रोमाइजोन का ये लार्वा है तो मेटामॉर्फोसिस करके तो पेट्रोमाइजोन में चेंज होगा, परंतु यहाँ पर हम थोड़ा सा बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस के हिसाब से ये भी देखने का प्रयास करें कि पेट्रोमाइजोन से इसकी क्या डिसिमिलरिटीज है। तो डिसिमिलरिटीज ऑफ विथ पेट्रोमाइजोन, इसको अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या समानता इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो मुख को लेकर बात करते हैं अपने। तो मुख जो होता है इसके अंदर जो बक्कल फनल पाई जाती है किसमें? पेट्रोमाइजोन के अंदर, जबकि जो इसका एमोस्टेट लार्वा है उसके अंदर कोई बक्कल फनल नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहला तो यही है, एमोसिएट लार्वा में बक्कल फनल एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। बक्कल फनल क्या होती है इसमें? एब्सेंट होती है। दूसरा, एमोसेट लार्वा जो होता है उसमें हम नेत्रों की बात करें, लार्वा में रूडिमेंट्री आइज पाई जाती है। आइज पाई जाती, कौन सी? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अवशेषी, वेस्टिजियल, मतलब वेस्टिजियल तो नहीं, जो केवल अवशेष मात्र होते हैं। और उसका रीजन मैंने बताया था कि एमोसेट लार्वा जो होता है बिलकारी प्रकृति का होता है इसलिए, और स्थानबद्ध एनिमल होता है इसलिए उसके अंदर जो है आइज का कोई योगदान इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए रूडिमेंट्री यूँ कह सकते हैं अवशेष के रूप में क्या होती है इसके अंदर आंखें पाई जाती है। जबकि जो पेट्रोमाइजोन होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र जीवी होता है, इसलिए इसके अंदर आंखें क्या होती हैं? एकदम विकसित होती हैं। उसके अलावा मुख में दांत एब्सेंट होते हैं।
मुख में दांत एब्सेंट होते हैं, किसमें? एमोसिएट लार्वा में। जबकि पेट्रोमाइजोन में हमने देखा था कि दांत पाए जाते हैं जो बक्कल फनल होती है उसके ऊपर, क्योंकि वो जो प्रपोर्शी मछलियाँ होती हैं, प्रपोर्शी बड़े जलीय जंतु होते हैं, उनकी त्वचा को काटने में सहायक होती हैं। इसकी जीवा पर भी दंतिकाएँ पाई जाती है, और दंतिकाएँ मैंने बताया था कि हॉर्नेटीज के रूप में बहुत सारे होते हैं बक्कल फनल पर। जो है इंफ्राओरल, सुप्राओरल और लेटरल टूथ, वो क्या होते हैं इस बक्कल फनल के ऊपर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं दूसरी मछली को पकड़ने के लिए, त्वचा को पकड़ने के लिए, उसकी त्वचा को काटने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ये मुख में जो दांत हैं वो इसके अंदर क्या है? एमोसिएट लार्वा में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें मिड डोर्सल फिन विभाजित नहीं होता, यही बात में आपने देखी है। मिड डोर्सल फिन विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। यानी कि वहां पर हमने देखा कि जो पेट्रोमाइजोन है उसके अंदर डोर्सल फिन दो भागों में बंटा होता है, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि मिड डोर्सल फिन पूरा एकल ही होता है, जो कि क्वाड्रल फिन तक क्या होता है? फैला हुआ होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, जो गिल्स होते हैं वो पाउच के रूप में नहीं होते और सीधे कहाँ खुलते हैं? ग्रसनी में खुलते हैं। गिल पाउच के रूप में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ये सीधे ही फेरिंक्स में खुलते हैं, फेरिंक्स में खुलते हैं। किसमें? एमोसिएट लार्वा में। जबकि जो अपना पेट्रोमाइजोन था उसके अंदर क्या होते हैं? गिल पाउच पाए जाते हैं, और गिल पाउच के अंदर गिल्स फिलामेंट के रूप में क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो ये नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, लीवर और हिपेटिक डक्ट क्या होती है? पाई जाती है। लीवर व हिपेटिक डक्ट प्रेजेंट किसमें? एमोसिएट लार्वा में। जबकि जो इसका अडल्ट होता है पेट्रोमाइजोन, उसके अंदर लीवर और बाइल डक्ट, हिपेटिक डक्ट दोनों क्या होती हैं? एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में ये रहता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, रेस्पिरेटरी ट्यूब नहीं पाई जाती है, ट्यूब नहीं पाई जाती है। एमोसिएट लार्वा में हमने देखा कि फेरिंक्स सीधी आगे किसमें खुलती है? इसोफेगस में। जबकि पेट्रोमाइजोन में क्या होता कि वो एक अंधनाल के रूप में अलग से प्रेजेंट रहती है। कौन? रेस्पिरेटरी ट्यूब। उसके अलावा गाल ब्लैडर क्या होता है? इसमें पाया जाता है, गाल ब्लैडर पाया जाता है। किसमें? इसे एमोसिएट लार्वा में। जबकि पेट्रोमाइजोन में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये जो है डिफरेंस उत्पन्न करते हैं, किसमें? पेट्रोमाइजोन और किसमें? एमोसिएट लार्वा में। कल अपने जो थोड़ा सा इसका टॉपिक और एमोसिएट लार्वा का क्वेश्चन आता है कि जो पेट्रोमाइजोन की पोजीशन है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रीमिटिव और कौन कौन से एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं, उनको अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।